हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके इंग्लिश के वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, बने रहे इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को इस वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है क्योंकि आप सभी के लिए ओनली स्पेशली आप सभी के लिए ही ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके अप्रोचेज हो गए, मेथड्स हो गए, और कंपाउंड सेंटेंस हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, प्रीपोजिशन हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, लेटर, आपका एप्लीकेशन, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, और ट्रिक के माध्यम से आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है आपका यहाँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें जो आपके दोनों वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो दो या फिर दो से अधिक जो भी सिंपल सेंटेंस बनते हैं या फिर जुड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अब ज़्यादा आप सभी को प्रेशर नहीं लिखना है, बस आप समझिए, आप सभी बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे। ये ना सोचिए कि मतलब आपके लिए बहुत कठिन है, अरे बहुत इजी है। आप सभी देखिए, बस देखते जाइए कि आप सभी को कैसे समझ में आता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि इसमें जो दोनों हमारे वर्ड्स होंगे वो स्वतंत्र तरीके से होंगे। ठीक है, अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए क्या है, आप सभी एक याद कर सकते हैं, फैन बॉय। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, आप ये अपने एग्जाम में याद रख सकते हैं, फैन बॉय। और बहुत सिंपल नेम है, आप बस इससे याद कर लीजिए। और जो ये इसमें देखिए, जो आपके कंपाउंड्स जो सेंटेंस होते हैं, इसमें जो आपका कंजक्शन का टाइप जो कि कोऑर्डिनेटिंग जो आपका फॉर्म है ये आता है। इसमें मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग में यूज किए गए वर्ड्स हैं जो उसमें जो है आपके कंपाउंड सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। अभी इसका भी ट्रिक जानेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हम आपको कैसे बता रहे हैं, और ये शॉर्ट टाइम में आप सभी को शॉर्ट तैयारी के लिए ये सभी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी फैन बॉय, तो फैन यानी कि फोर, कहीं भी फोर, जैसे कि आप सभी को चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिंपली पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फोर आ जाए, एफ से फोर हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा, एन से नॉर हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, ओ से आपका और हो जाएगा, वाई से आपका एट हो जाएगा, और सो से आपका हो जाएगा शो। ठीक है, तो ये आप सभी बस याद रखिए। और कोऑर्डिनेटिंग जो आपका कंजक्शन है, बस आप सभी को बस इतना याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए ना, कहीं भी दिख जाए, तो आप सिंपली कह सकते हैं ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, कह सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने जाना। अब देखिए इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए, ही लिव इन ए सिटी, ही लिव्स इन ए सिटी, वो जो है सिटी में रहता है, हमें बस इतना पता है। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अब इसे कंपाउंड जब बनाते हैं तो देखिए, बट हिज फादर लिव इन ए विलेज, लेकिन इसका जो पिता है, मतलब इसका जो पिता है वो कहाँ रहता है, तो वो गांव में रहता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देख सकते हैं बट जब जुड़ा, और बट हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो बट है यहाँ विरोधाभास जो है, आप सभी को देखिए विरोधाभास हो रहा है ना, कि वह तो शहर में रहता है लेकिन जो उसका पिता है वो गांव में रहता है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, आपके जो भी कंपाउंड सेंटेंस है वो विरोधाभास उत्पन्न करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बट जो है ये आपका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। ही लिव्स इन ए सिटी बट हिज फादर लिव्स इन ए विलेज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए एक और वर्क अगर हम ले लेते हैं, राम फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, राम फिनिश्ड हिज वर्क एंड इसमें जुड़ा, ही वेंट हिज होम।
ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एंड जुड़ा ना, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बस आप सभी इतना समझिए। अब देखिए इसे सिंपली हम याद कैसे कर सकते हैं, तो अभी आप स्क्रीन पर देखिए नोट के माध्यम से। आप सभी को ट्रिपल सी आप याद रख सकते हैं, ट्रिपल सी याद रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, तो फैन बॉय। ठीक है, फैन बॉय हमने अभी जाना। इससे आपका यप से 4 हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा, एन से नॉर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप सभी को इतना ही तो याद रखना है, और तो आप सभी कुछ याद नहीं रखना है। बट से बॉय हो जाएगा, ओ से और हो जाएगा, वाई से एट हो जाएगा, एस से जो है सो हो जाएगा। और ये सब जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसी से मिलकर आपका कंपाउंड कंजक्शन बनता है। और जिसमें इसमें दोनों जो आपका फॉर्म होता है वो आपका स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। कंपाउंड आप जो है सेंटेंस अच्छे से करके आएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं, अभी यहाँ देख सकते हैं आप। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं, देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा गया है। देखिए कहा गया है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि कम से कम एक जो सेंटेंस होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा, और जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट होगा किस पर, तो ये फर्स्ट वाले पर। यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट मतलब एक जो आपका वाक्य है वो आपका होगा स्वतंत्र रूप से, और जो दूसरा होगा वो उसी पर आश्रित होगा। ठीक है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे अगर हम बात किया जाए, आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए, यू बेटर नो। ठीक है, यू बेटर नो। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और वर्ड जोड़ेंगे जो कि इसमें तुम अच्छे से जानते हो, या फिर तुम जानते हो, है ना, तुम जानते हो। तो ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यू बेटर नो, तुम अच्छे से जानते हो। डैट ही विल नॉट कम टुमारो, ही विल नॉट कम टुमारो। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, इसी पर आश्रित हो गया, यानी कि तुम अच्छे से जानते हो कि वह कल नहीं आएगा, है ना। तो ही विल नॉट कम टुमारो, तो ये आप सिंपली कह सकते हैं ये जो डैट लगा है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब इसमें बताया जाएगा कि किसका किसका प्रयोग होता है। आप परेशान मत हुआ करिए, बस आप सभी सिंपली समझिए। कम टाइम में अच्छी तैयारी करनी है, और आप सभी को इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे विथ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो एक आपका स्वतंत्र होगा और एक जो है दूसरा उसी पर डिपेंडेंट होगा। तो यू बेटर नो, तुम अच्छे से जानते हो। डैट ही विल नॉट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगा। ठीक है, तो डैट का प्रयोग हुआ है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे कि हमने जाना था फ्रेंड्स, जब हमने कंपाउंड सेंटेंस में हमने कंजक्शन का जो प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग का प्रयोग किया था, इसमें जो वर्ड्स आएंगे ना वो आपके सब ऑर्डिनेटिंग के आएंगे। जैसे सब ऑर्डिनेटिंग के कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं, तो इफ़, व्हेन, वेयर, विदर, हैंस, सिंस, देन, डज, बिकॉज, ईटीसी। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने आप सभी को दिखा दिया है। ठीक है, तो आपसे भी इसे सिंपल कैसे याद रख सकते हैं, देखिए कहीं भी इफ़ लिखे, डैट लिखे, व्हेन लिखे, वेयर लिखे, वेदर लिखे, हैंस लिखे, सिंस लिखे, ठीक है, देन लिखे, दस लिखे, बिकॉज लिखे, ईटीसी लिखे। तो आप सिंपली समझ जाइए कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित सेंटेंस है। ठीक है, और ये किससे बना है, तो ये आपका जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये इन सब का वर्ड है। इसको आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं। हमने फर्स्ट को जो कंपाउंड सेंटेंस को ट्रिपल सी से याद रखा था, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही आपका कंपाउंड कंजक्शन बनता है। अब हम इसे SCC से याद रखेंगे, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है आपका कॉम्प्लेक्स कंजक्शन बनता है। इतना आप सभी को याद रहेगा, तो बस इससे बाहर आप सभी के एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है तो ज़्यादा डीपली हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सिंपली जान लेते हैं। वॉइस आपकी आ जाती है सबसे पहले एक्टिव, और सेकेंड आपकी वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव में जो भी कार्य होंगे वो एक्टिव तरीके से होंगे। जैसे कि चलिए हम सिंपली जान लेते हैं। जैसे आपका एक वर्ड दे दिया है, राम राइट्स ए लेटर। अगर इसे कह दिया जाए कि आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए,
तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो ये देखिए सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कभी भी चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है बाई के द्वारा, यानी कि जो भी काम किया जाता है वो के द्वारा, के राम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाई इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो सिंपली हम यहाँ ए लेटर लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कभी भी जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा वर्ब है ना, ये हमारा वर्ब हो गया, तो इसका थर्ड फॉर्म जो है लगेगा, तो राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा थर्ड फॉर्म है ना वर्ब का, वो लगेगा। अब थर्ड फॉर्म के साथ साथ आप सभी का हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। अब डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, आपके टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे कि ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो देखिए ए लेटर, इसमें एक बंदे की बात की जा रही है, तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होते तो आर का हो जाता, तो ए लेटर इज रिटन बाई राम, यानी कि यह लेटर जो है राम के द्वारा लिखा गया, के द्वारा करा गया, के द्वारा ये कहा गया, इसमें के द्वारा लग जाता है, बाई लग जाता है, बस यही है पैसिव वॉइस आपका। बाकी कुछ नहीं करना है, आपने बस यहाँ समझ लिया ना कि ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव वॉइस में, देन आपका बाई लग जाएगा। अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, नोट कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब का जो है आप सभी को फर्स्ट फॉर्म बताया जाता है, फर्स्ट फॉर्म भी होता है, और पैसिव वॉइस में आप चेंज करते टाइम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा टेंस पूछा गया है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा आई इधर होता है तो जब हम बाई में लाएंगे, जैसे ये मेरे द्वारा काम किया गया, तो ये आई है ना, इधर जाएगा तो बाई मी हो जाएगा। तो आई को हम चेंज मी में करते हैं, यू को यू में ही करेंगे, सी का हर में करेंगे, ठीक है, दे का देम में करेंगे, यू का अस में करेंगे, ही का हिम में करेंगे, इट का इट में करेंगे, और हूँ का हुम में करेंगे। इतना समझ गए होंगे, क्योंकि ये रिवीजन है तो ज़्यादा हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो कैसे चेंज करते हैं। अगर हम ले लें सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो भी आपके सिंपल टेंस है, ठीक है। अफेक्टिव जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है कैसे चेंज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, देन आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने ऊपर बोला ना कि राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, तो हम ये जो है हमारा क्या होगा, ए लेटर, ठीक है। तो ये हमारा राम जो है सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब का जो है राम राइट्स ई एस जुड़ा है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट में ई और ई एस जोड़ा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद से ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इतना समझ गया। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद से हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज एम आर, डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ई एस जुड़ा होगा, ठीक है, हैव लगा होगा, हैज लगा होगा, तो आप सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा और हमने आप सभी को प्रोवाइड भी किया है। उसके बाद से प्लस करके आप देख सकते हैं वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाई लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अगर वहीं सिंपल पास्ट की पूछ जाए तो सिंपल पास्ट में पहले सब्जेक्ट आप पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल पास्ट में आपने देखा है कभी भी जो वर्ब का है वो सेकंड फॉर्म लगता है, डिड, ठीक है। और जो भी, क्योंकि जो इंडेफिनिट है ना, कहीं भी ट्रांसलेशन भी कहीं भी यूज सेकंड फॉर्म का नहीं होता है, ओनली जो यूज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, तो ये आप सभी को याद रखना है। अब सिंपल पास्ट को हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमारा वही रूल होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वेयर चेंज, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वाज वेयर लग जाएगा, ठीक है, जो काम बीत चुके हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा आ जाएगा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर होगा, करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर शैल विल, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है। अगर वही हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शैल या फिर विल के साथ बी लग जाएगा, ठीक है, शैल या फिर विल के साथ बी लगेगा। देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रारूप है जो कि हमने आप सभी को बता दिया। अब जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट्स, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये आपका क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल ये पहले आ जाएगा, इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि आई है। और उसके बाद से प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। बाई आई जो है यहाँ मी हो जाएगा, इधर चेंज हुआ तो मी हो, यानी कि मेरे द्वारा फुटबॉल खेला गया, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और इससे बाहर इससे आप सभी से कठिन कुछ नहीं पूछेगा। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आ जाता है आप सभी का प्रीपोजिशन, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लिए हैं जो कि पहले हमने डिटेल्स में आप सभी को बताया साथ। चलिए हम जान लेते हैं टू का प्रयोग कहाँ होता है फ्रेंड्स। तो टू का प्रयोग ज़्यादातर आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। टू दे देगा, इनटू दे देगा, टू वर्ड्स दे देगा, तो आप सभी को बोलेगा कि सही फिलअप करिए। तो अभी हम हमारे सामने एक आप एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, राजवीर इज गोइंग टू स्कूल, टू आया ना। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा, टू का प्रयोग डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। डायरेक्शन इसमें भी दिखाया जा रहा है कि राजवीर इज गोइंग टू स्कूल, राजवीर जो है स्कूल जा रहा है, तो इसमें टू का प्रयोग यानी कि जाने की, यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहा है। जो राजवीर है इज गोइंग टू, आप कह सकते हैं राम इज गोइंग टू जो है मुंबई, दिल्ली, यानी कि जो भी जा रहे हैं। अब जाने में जो भी प्रक्रिया होती है डायरेक्शन दिखाने वाली, उसमें टू का, अब देखिए टू का जो मेन यहाँ अहम रोल ये भी हो जाता है कि पक्का ये स्कूल ही जाएगा। अगर यहाँ टू वर्ड्स होता कि राजवीर इज गोइंग टू वर्ड्स स्कूल, यानी कि ये स्कूल के रास्ते में जो जा रहा है, लेकिन अब उधर से ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। तो वहाँ हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं, और जो आपका टू लगता है इसमें 100% कन्फर्म होता है कि ये स्कूल ही जाएगा। लेकिन जब टू वर्ड्स लग जाए तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो स्कूल का मतलब स्कूल के रास्ते से तो जा रहा है, लेकिन स्कूल के रास्ते से अब स्कूल में जाएगा या फिर वहाँ से कहीं और चला जाएगा, तो वहाँ हम टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए टू का प्रयोग आपका एक और होता है, परेशान मत होइए, बहुत ईजी है ना, बस समझिए। इन्फिनेटिव, ठीक है, यानी कि पर्पज या उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, जैसे कि एक्शन वाले जो भी वर्ग जो भी आपके सेंटेंस होते हैं उसमें टू लगाए जाते हैं। जैसे कि ही वांट्स टू मीट यू, ही वांट्स टू मीट यू, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, वो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो टू यहाँ प्रयोग किया गया है एक्शन वाले वर्ब, ठीक है, जो उद्देश्य दर्शाते हैं। जैसे खेलने का उद्देश्य हो तो दे कम हियर टू प्ले, ठीक है, तो यहाँ भी खेलने की बात की जा रही है, तो यहाँ आप सभी के उद्देश्य पर्पज जो है प्रकट किए जा रहे हैं, मकसद प्रकट किए जा रहे हैं, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोई, देखिए कोई लिमिट, एंडिंग या फिर पॉइंट या फिर पीरियड आ जाए, ठीक है, तो हम वहाँ भी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही पेट्रोल नहीं सॉरी द पेट्रोल प्राइजेज रोज अप टू 80 लीटर, ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रति लीटर। तो आप देखिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें क्या, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस की बात की गई है, पॉइंट की बात की गई है, लिमिट की बात की गई है। तो हम सिंपली जो है यहाँ भी टू का, यानी कहीं भी एंडिंग हो, पॉइंट हो, पीरियड्स हो, ठीक है, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। अब फ्रॉम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी, अब देखिए टू का हम प्रयोग कहाँ कर रहे थे, जब हम जा रहे थे, ठीक है, कहीं जा रहे थे, कहीं डायरेक्शन दिखा रहे थे, तो वहाँ हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहीं से आ रहे हो, जब से आ रहा हो ना बीच में, जब कहीं से आ रहे हो तो फिर क्या कहेंगे, तो फ्रेंड जब कहीं से जा रहे हो या फिर कहीं को जा रहे हो तो टू लगाएंगे। जब कहीं से यानी कि बीच में से, यानी कि आ रहा है, आ रही है, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा, यानी कि मैं मुंबई से गोवा, मतलब आ रहा हूँ मुंबई टू गोवा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो ये जो है तुम कहाँ से। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं कि जो भी आने की प्रक्रिया होती है उसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, से जहाँ भी हमारे वाक्य में आ जाए। तो ये आपके हो गए जो है
हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम सिंपली जान लेते हैं आपके मेथड्स एंड अप्रोचेस के बारे में। देन हम जानेंगे कि आप अपना जो है एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिख सकते हैं, उसका परफॉर्मा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप इसे एक साथ जो है पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको इजीली और भी अच्छे से समझ में आएगा, और इनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत ही सिंपली आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा यूट्यूब लाइव सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु इस सेशन से जुड़ सकें। डेडिकेटेड उन प्रशिक्षुओं के लिए बनाया गया है जो कि अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और बस जो इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम के पहले वाली क्लास आप सिंपली कह सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए आप, सबसे पहले तो हम एक जान लेते हैं कि प्रश्न इससे रिलेटेड आपके पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से ये पूछ लेगा मेथड्स या फिर अप्रोचेस आप टीचिंग इंग्लिश इज, और 4 ऑप्शन दे दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दे दिया होगा ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी आपका जो है डॉक्टर वेस्ट मेथड, और डी आपका जो है ऑल ऑफ दिस। तो आप किस पर करेक्ट करेंगे फ्रेंड्स? तो आप करेक्ट करेंगे डी पर, यानी कि जो भी इंग्लिश ऑल टीचिंग जो भी अप्रोचेज हैं लगभग 7 से 8 हैं, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो बहुत सारे मेथड है और हम इसमें कोशिश यही करेंगे कि सारे जो प्रश्न है, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस हो जाए। तो इसके लिए आप सभी को भी साथ देना होगा। चलिए अब जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, और देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न है वो ऐसे ही पूछ दिया। मान लीजिए अभी अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज, ये आपका बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं क्लासिकल मेथड, क्योंकि ट्रांसल जो भी आपका जीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, और इसको और किस नाम से हम जानते हैं तो क्लासिकल मेथड, और ये दोनों नेम किससे रिलेटेड है तो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो चलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से जानेंगे, उसके बाद से और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो देखिए हम इसे और नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि अभी आपका नाम आया ना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि जो आपका जीसीटी मेथड है। तो सबसे पहले हम इन्हें और भी नामों से अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जीटीएम मेथड भी कहा जाता है। जीटीएम आपके एग्जाम में बहुत बार जीटीएम पूछा गया है, तो आप इसे घबराएं नहीं देखकर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम अदर नाम से जानते हैं। एक होता है आपका जीसीटी, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ठीक है, और दूसरे नाम से हम इसे क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, पर्शियन मेथड भी कहते हैं, पॉपुलर मेथड भी इस ग्रामर मेथड को कहा जाता है, ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है, और ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम इन्हें और इसे सिकोरियन मेथड, ठीक है, तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो सिंपली यह एक तरह का रिवाइज है, तो आप इसे अगर नोट करते जाएंगे तो इसे आप सभी को और भी बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ बात ये आ जाती है फ्रेंड्स, अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके जो ओरिजिनेटर हैं, ठीक है, इसको मतलब किसने ओरिजिनेट किया है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कार्ल पोल्टेज ने। कौन? तो कार्ल पोल्टेज ने, ठीक है। अब कब किया था? तो जर्मनी इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इसकी जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो भी आया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। अब ये किस लिए यूज होता है? तो फ्रेंड्स ये आपकी जो लैंग्वेज 1 है, यानी कि आपके मातृभाषा, यूज ऑफ मदर टंग,
लैंग्वेज आपकी भाषा फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें सबसे पहले आप सभी को, और ये जो ग्रामर जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो भी बनाए गए तो किस पर फोकस के लिए, तो जो भी ये मेथड आया लैटिन व ग्रीक भाषा को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए सारे मेथड तैयार किए गए थे। तो फर्स्ट मेथड हमारा जीटीएम मेथड, जो कि लैटिन एंड ग्रीक भाषाओं पर फोकस करा जाता है, और इसके ओरिजिनेटर कार्ल पोल्टेज हैं। कब हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में। किस पर फोकस किया जाता है, तो मदर टंग पर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट वर्ड टू वर्ड है। अभी हम इसमें जानेंगे अच्छे से। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप आएंगे तो सिंपली देखिए, अभी हमने कहा टीचिंग यूनिट वर्ड बाय वर्ड। अब देखिए देखिए अगर आपने भी स्टडी किया होगा, क्योंकि आप सभी को इसी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू पढ़ाया गया है, इसलिए आप सभी इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है आप फ्लुएंशियल तरीके से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जो फोकस किया गया है वो ओनली ग्रामर पर किया गया है, वर्ड टू वर्ड। यानी कि अगर आप सभी के सामने कोई सेव रखा गया है, अगर आपके सामने कोई बुक रखा गया है, तो आपके जो टीचर्स हैं वो ये बताएंगे कि इसे हम इंग्लिश में, ये किताब है तो इसे हम बुक कहते हैं, ठीक है। अगर ये सेब है तो इंग्लिश में हम इसे एप्पल कहते हैं। अगर कहीं लिखा गया हो कि मतलब नेम, तो आपके टीचर्स ये बताएंगे कि आपके मातृभाषा में हम इसे नाम कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे लैंग्वेज अगर मान लीजिए लिखा हो, तो आपके टीचर्स ये बताएंगे कि ये अपने मातृभाषा में हम इसे भाषा कहते हैं। तो सिंपली इसमें जो फोकस किया गया है वो किया गया है आपके मदर टंग। मदर टंग मतलब होता है आपकी मातृभाषा पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल इसमें जो होता है वो डिडक्टिव तरीके से, यानी कि फ्रेंड्स जो भी रूल, जैसे कि पहले इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी टीचर्स होते हैं अलग से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो बुक में होता है सिर्फ आप सभी को वही पढ़ाया जाता है, जो भी उसमें रूल दिए होते हैं। यानी कि इसमें जो प्रोसेस आगे की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं, तो रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि सबसे पहले आप सभी को रूल बताया जाएगा, देन एग्जाम्पल। और सेम अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन, ये जो हमारा जीटीएम मेथड है, इसे आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल इसके विपरीत आपका डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है। बिल्कुल विपरीत जो इसमें हो रहा है उसमें डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ग्रामर पर फोकस किया जा रहा है, आपके डायरेक्ट मेथड पर ग्रामर का जो भी है मतलब उतना यूज ही नहीं किया जाएगा, ओनली अपने टारगेट लैंग्वेज भी यूज किया जाएगा। ग्रामर क्या है क्या नहीं है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो यही बिल्कुल आप कह सकते हैं जो आपका जीटीएम मेथड है उसका जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो फोकस ऑन, यानी कि जो आपका ये टीचिंग आप होता है, और यूनिट आप टीचिंग वर्ड वोकैब पर ज़्यादा फोकस आप कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये फोकस जो है रीडिंग एंड राइटिंग पर किया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस पर फोकस किया जाता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग पर। और इसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन पर देखिए स्टूडेंट नॉट एक्टिव, क्योंकि जो भी एरर्स होते हैं टीचर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो टीचर उसे सही करके दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जो भी ज़्यादा फोकस टीचर्स पे ही किया जाता है, और जो भी स्टूडेंट होते हैं इसमें एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हिंदी इज़ द मेथड ऑफ, देखिए जो भी इसमें आप सभी के वोकैबुलरी मैंने अभी कहा, द इनहेंस द यूज ऑफ लिस्ट फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी कि इस पर जब ग्रामर मेथड है तो पूरा फोकस जो है ग्रामर पे ही किया जाता है। आप सभी को इसमें बिल्कुल भी कोई भी गलतियाँ आप कह सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि ये रूल बाय रूल पढ़ाया जाता है। देन आप सभी को एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए इस जो हमारा ये ग्रामर मेथड है वो टीचर का सेंटर्ड माना गया है, ठीक है। कॉन्टेक्ट और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फॉर्म में जो फॉर्मेशन होता है, वाक्य होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया जाए, जैसे दिस इज ए फोन, तो आप सभी को बताया जाएगा वर्ड बाय वर्ड, दिस मतलब यह मैंने एक,
फ़ोन मतलब आप मोबाइल फ़ोन, तो यह एक फ़ोन है, ऐसे आप सभी को बताया जाएगा छोटे बच्चे को। तो ये वर्ड बाय वर्ड पर ज़्यादा फोकस करता है। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रूल बाय रूल और ग्रामर तरीके से पढ़ाया जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें स्टडी होती है। वर्ड फॉर्मेशन होता है। लिटरेचर, देखिए इसमें लिटरेचर साहित्य जो होता है उस मतलब अगर कोई कैंडिडेट, अगर बच्चे इस मेथड से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो साहित्य में भी बहुत अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि जो भी है वो रूल बाय रूल होता है इस वजह से। ठीक है, तो यही आप देखिए, अब इससे बाहर आपके इस मेथड में कुछ नहीं आएगा। अगर देखिए, अगर हम इसके दोष गुण की बात करें, डिमेरिट्स, तो देखिए सबसे पहले तो अगर इसके दोष की बात की जाए तो नॉट फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि अभी आपने जाना कि राइटिंग पर फोकस करा जाता है। ठीक है, और इसमें जो फोकस और इसकी जो भी मतलब दोष हैं वो है नॉट फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने में जो है इस पर फोकस नहीं किया जाता है, स्पीच को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ओनली बुक्स इंग्लिश, जो भी बुक में दिया होगा, मैंने कहा यूज ऑफ टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नॉट एग्जाम्पल टू रूल, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू रूल नहीं समझाए जाते हैं, इसमें रूल के थ्रू आप सभी के एग्जाम्पल को बताया जाता है। तो ये आपका जो हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जीटीएम मेथड, यानी कि क्लासिकल मेथड, यानी कि पर्शियन मेथड, यानी कि सिकोरियन मेथड, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, मतलब ये सारे नामों से इसे हम जान सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिंपली जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। सभी प्रशिक्षु इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी प्रशिक्षु इस वीडियो के साथ जुड़ सके, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो सिंपली डायरेक्ट मेथड जो है इसको डेवलप किसने किया था, तो ये किया था मैक्समिलन ने। किसने, तो मैक्समिलन बर्टरेज ने जो है इसे डेवलप ओरिजिनेट किया था। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी में। ठीक है, अगर पूछा जाए जो इस्टेब्लिश जो है वो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस एंड जर्मनी में। तो कब हुआ था, तो 1900 में। ठीक है, आई थिंक 1990 की, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे और भी नामों से हम जान सकते हैं। अब और नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो अगर हम सिंपली बात करें तो पहले क्या था, हमारा जो जीटीएम मेथड था वो जो फोकस करता था वो मदर टंग पर करता था। लेकिन एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड का उद्देश्य है वो है इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी को बिल्कुल जो मातृभाषा है उसे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। डायरेक्ट मेथड को हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो आपकी लैंग्वेज सेकेंड है, ठीक है, लैंग्वेज सेकेंड का इसमें यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब जैसे नीचे आएंगे तो ये देखिए, द यूनिट ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज द सेंटेंस, यानी कि इस पर सेंटेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो है सेंटेंस। ठीक है, और दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम मेथड। मैंने अभी आपको कहा यह मेथड जो रिएक्ट था वो था जीटीएम मेथड का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि द डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू, इट्स प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मेनी ईयर्स। ये कोई नई जो है ये मतलब अप्रोच नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। ठीक है, ये बहुत सालों से इस लैंग्वेज का अप्लाइड कर रहे हैं टीचर्स, लेकिन मोस्ट रिसेंटली इट वाज जो रिवाइज्ड एज मेथड व्हेन द गोल ऑफ, देखिए इसका जो मेन पर्पज है वो है फॉरेन लैंग्वेज को आप अच्छे से बोल सकें। ठीक है, इस पर जो फोकस किया जाता है फ्रेंड्स, इस पे ग्रामर ट्रांसलेशन को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है, इस पर फ्लुएंसली पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आप सभी को बस ये जानना है। देखिए, द डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन इनडिडक्टिव, यानी कि उसमें क्या था, यानी कि जीटीएम मेथड में क्या था आपका, तो एग्जाम्पल टू रूल, लेकिन उसमें क्या था कि रूल टू एग्जाम्पल, इसमें पहले आप सभी को एग्जाम्पल दिया जाएगा,
आप सभी को सबसे पहले समझाया जाएगा, देन आप सभी को उसके रूल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी मदर टंग है बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। जो भी आपके टारगेट होंगे उसी पर ओनली फोकस किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी आपको जो है अलग से नहीं बताया जाता है। यानी कि जो भी आपका टारगेट, जो भी आपको बोलना है आप इंग्लिश में बोलिए, जो भी कहना है आप सभी को इंग्लिश में कहना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर कहा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स नेचुरल मेथड। इसे हम नेचुरल मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑन इमेजिनेशन, आप इसमें इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो नेटिव लैंग्वेज आप लर्नर इज निगलेक्टेड, यानी कि बिल्कुल निगलेक्टेड मतलब होता है बिल्कुल भी ध्यान न देना, ठीक है। और जो भी इसमें प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स मजबूत होगा तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ऑलरेडी सही होगी, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग और गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, ठीक है। अब देखिए, द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसका एक बेसिक सा रूल है। क्या? तो फ्रेंड्स, इसका जो एक बेसिक सा रूल है वो ये है कि नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की भी अलाउड नहीं है। आप इसे फ्लुएंटली तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहा गया है, इनफैक्ट द डायरेक्ट मेथड जो भी रिसीव द नेम फॉर्म फैक्ट दैट मीनिंग्स इज टू बी, देखिए, डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट, मतलब जो है विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस। आपको ग्रामर ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो बोलना है बोलिए। रेलिया, यानी कि देखिए इस पर जो फोकस किया जाता है वो रेलिया यानी कि रियल पर फोकस किया जाता है। पिक्चर्स के थ्रू आप सभी को पढ़ाया जाता है। डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन, डेमो देकर आप सभी को पढ़ाया जाता है। यूज टू टीच वोकैबुलरी। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। बस आप सभी ये इम्पोर्टेंट रखिए कि इस पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं होता है। जो भी कहा जाता है, जो भी पढ़ा जाता है वो डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा जाता है, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट मदर टंग, ठीक है। और साथ ही इसमें जो भी लर्नर हैं उन पर जो भी एरर्स होता है तो उसको सही भी बच्चे ही करेंगे, टीचर्स उनको करके नहीं देते हैं। और इसमें जो एक तर्कात्मक यानी कि डायरेक्टली जो भी है एक प्रक्रिया होती है, यानी कि डिबेट करते हैं जो भी बच्चे हैं और एक दूसरे से बात करके उन्हें और भी अच्छे तरीके से फ्लुएंस तरीके से अपना जो इंग्लिश है, जो अपनी भाषा है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसमें अगर मेरिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, मतलब इसके गुण कौन कौन से हैं, तो हार्ड वर्ड एक्सप्लेशन, जो भी हार्ड वर्ड होते हैं वो टीचर्स के थ्रू एक्सप्लेशन यानी कि व्याख्या किया जाता है। इस मेथड में जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, मतलब जो भी गलतियां होती हैं बच्चों द्वारा वो खुद सही करते हैं। रिलेटेड ऑब्जेक्ट और रीडिंग अलाउड, तो ये हमने अभी जाना था। अगर हम इसके दोषों की बात करें तो देखिए, जो डायरेक्ट मेथड के दोष हैं वो ये हैं कि ग्रामर नॉट यूज, नॉट ट्रांसलेशन, एक्सपेंसिव, मतलब इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं, और इसमें टाइम टेकिंग भी होता है, स्किल्स टीचर भी होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें ग्रामर का कोई भी यूज नहीं होता है, जो भी होता है डायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब हम बात करेंगे बायलिंगुअल मेथड, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम है और आप सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए आप सभी को शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें बायलिंगुअल मेथड, तो देखिए अगर हम टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग
बाइलिंगुअल का अर्थ होता है द्विभाषीय मेथड। ऐसी बात नहीं है कि द्विभाषीय ओनली यही है, आपने जीटीएम मेथड में भी जाना था। पहले मदर टंग पर तो फोकस किया जाता था, लेकिन उसमें भी द्विभाषी, अगर कोई वर्ड हिंदी में होगा तो उसे इंग्लिश में बताया जाएगा, अगर कोई वर्ड इंग्लिश में होगा तो उसे हिंदी में बताया जाएगा। ये आपका डायरेक्ट उसमें भी द्विभाषीय की जो भी प्रोसेस है वो थी, और इस बाइलिंगुअल मेथड में भी है। अब देखिए इसका जो टारगेट है बाइलिंगुअल मेथड का, वो टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग पर दोनों पर फोकस किया जाता है। कैसे, आप सभी को अभी बताया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को देखिए, इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है, डेवलप्ड बाय सीजे डॉनसन, ठीक है, इज इन्वेंटर ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये याद रखना है। उसके बाद से आप जैसे ही इसमें सिंपली अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें जो भी फोकस होता है वो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, इसमें वाक्यांश पर आप कह सकते हैं वर्ड बाय। जैसे कि मान लीजिए बाइलिंगुअल में जो आपका, अगर हम समझने के लिए बात करें तो जो आपका जीटीएम मेथड था, अगर हम ये सिंपली कहते थे कि सी, अगर बोले सी इज गुड गर्ल, ठीक है, सी इज ए गुड गर्ल, तो जीटीएम मेथड में बताया जाएगा कि यह एक अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, जो भी है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें सिर्फ ये कहा जाएगा, इसका पूरा सी इज अ गुड गर्ल, यह एक अच्छी लड़की है, सी इज ए गुड गर्ल। तो इसमें सिंपली एंड डायरेक्टली आप सभी को ट्रांसलेट करके तो बताया जाएगा, लेकिन वर्ड बाय वर्ड नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, जो भी कंबाइन हुआ है जो भी जीटीएम मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड के थ्रू ये कॉम्बिनेशन हुआ है दोनों में, ठीक है। एक ही तरह से ये बीच का कम्युनिकेशन है, तो इसे आप अच्छे से याद करिए। बस फ़र्क इतना है कि आपके जीटीएम मेथड में वर्ड बाय वर्ड हो रहा था, और जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है वो ओनली डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। बाकी जो आपका टारगेट लैंग्वेज है वो भी सीखना है, साथ ही साथ मदर टंग पर भी फोकस करा जाता है। और तो और इसमें देखिए व्याकरण, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें जो है कॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच का है। साथ ही ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि व्याकरण के नियमों को अलग से इसमें नहीं जाना जाता है, जो भी है बस वही पढ़ा जाता है। उसके बाद से द डिफ़िकल्ट मतलब जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस मेथड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप सभी को बताए जाएंगे, ठीक है। ऑल ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान जो है। उसके बाद से द यूनिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड इज द सेंटेंस, ठीक है, ये आपके सेंटेंस पर फोकस करता है, ना कि वर्ड बाय वर्ड पर। उसके बाद से मदर टंग इज यूज टू बाय क्लियर द मीनिंग, यानी कि सबसे पहले आप सभी को टारगेट लैंग्वेज सेंटेंस के माध्यम से बताया जाएगा, उसके बाद से आपके मातृभाषा में उसे बहुत ही अच्छे से मीनिंग्स के थ्रू क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप सभी को ये भी बातें याद रखनी है। और फ्रेंड्स देखिए इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि 3P इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कौन कौन से, तो एक आपका प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट, ये आपके तीनों जो है यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 3P इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला आपका प्रेजेंटेशन इसमें अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू अगर हम इसके मेरिट्स यानी कि गुड की बात करें तो इसमें टाइम सेफ रहता है, कि बहुत ही कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। नॉट एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ऑडियो वीडियो इज नॉट यूज, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को पढ़ाया जाए। नॉट नीड टू ट्रेन टीचर, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए। और देखिए इस पर स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। वही अगर हम बात कर दें इसकी दोष कि इनमें क्या क्या दोष है, तो सबसे पहली तो इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है, इसकी दोष है। और साथ ही स्टूडेंट नॉट एक्टिव, इस भी मेथड में जो है स्टूडेंट कोई भी एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे कि जब ग्रामर मेथड में जो भी कैंडिडेट है, जो भी बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसी तरह बाइलिंगुअल मेथड में भी
स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मिक्स्ड होती हैं, जैसे कि टारगेट लैंग्वेज और टू आपका ये मदर टंग, ये दोनों मिक्स्ड होती हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका द डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आ गए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जल्दी से सेशन को लाइक कर सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर वेस्ट मेथड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके जो ओरिजिनेटर है वो है डॉक्टर MP वेस्ट। अपने ही नाम पर इन्होंने अपना जो मेथड है वो रख दिया था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और इसके ओरिजिनेटर डॉक्टर वेस्ट यानी कि डेवलप्ड बाय डॉक्टर MP वेस्ट, ठीक है। उसके बाद से नीचे अब इन दिस मेथड द फोकस ऑन रीडिंग, ये किस पर फोकस किया जाता है, तो ये किया जाता है रीडिंग पर। यानी कि इनका ये कहना था कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ने से जो है आप बोलना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो भी इंग्लिश है ज़रूरी नहीं है कि हम पहले लिखें या फिर पहले फोकस हम बोलने पर करें, नहीं, पहले हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम उसे अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो बोलना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे, इनका ये कहना था। यानी कि इन दिस मेथड द फोकस ऑन द रीडिंग, ठीक है, रीडिंग पर फोकस किया जाता है। और आप सभी ने देखा होगा जो आपका GTM मेथड है वो वर्ड पर, वर्ड बाय वर्ड पर, यूनिट उसकी वर्ड बाय वर्ड थी। वहीं आपका डायरेक्ट मेथड आप देख रहे होंगे टारगेट लैंग्वेज पर, जो भी आपको बोलना है डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। वहीं बायलिंगुअल मेथड जो आपका लैंग्वेज था वो मिक्स था, यानी कि टारगेट लैंग्वेज विथ आपका मातृभाषा यानी कि मदर टंग। लेकिन इस मेथड में जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है रीडिंग पर, ठीक है, जिससे आप बोलना अच्छे से सीख लेंगे, लिखना भी सीख लेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि इस मेथड से अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो देखिए इससे क्या होगा कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी मजबूत होगा। यानी कि इस मेथड से, क्योंकि बाहरी क्या होता है, क्योंकि इस मेथड को इसीलिए बनाया जो भी ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, उसे हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सारे मेथड्स को इसीलिए, ये जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसे हम समझ सकें। तो इस मेथड का जो मेन पर्पस था वो यही था कि इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड, यानी कि एक भाईचारा हो, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और तो और फ्रेंड्स, इसमें सेल्फ स्टडी पर फोकस किया जाता है, यानी कि सेल्फ स्टडी, इसमें टीचर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बच्चे जो हैं खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें सेल्फ एजुकेशन पर फोकस किया गया है। और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इसकी संरचना है आप देख सकते, इसमें लिटरेचर में भी रुचि रखती है, यानी कि साहित्य है, इसमें ज्ञान भी दिए जाते हैं इस जो है लैंग्वेज में, ठीक है। और आप सभी को सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए कि टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि जो भी डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसके दो टाइप्स हैं, पहला आपका ओरल और सेकेंड आपका साइलेंट, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को याद रखना है। और साथ ही साथ आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ ये बता दिया जाए डॉक्टर वेस्ट मेथड की तरफ से, यानी कि डॉक्टर, आप यहाँ नाम देख सकते हैं, डॉक्टर MP वेस्ट ने दो बुक लिखा था। तो कौन कौन सा बुक था, पहला तो आपका बायलिंगुअल बुक, ठीक है, सेकेंड आपका था लर्निंग टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज। तो इन्होंने MP वेस्ट ने दो बुक लिखा था। तो इसके बारे में आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए। साहित्यिक पर रुचि होता है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये मेथड बनाया गया, ठीक है। नो नीड टू टीचर की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर फोकस जो है रीडिंग पर करा जाता है, सेल्फ एजुकेशन करा जाता है, टीचर की कोई नीड नहीं है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें, यानी कि इसके दोषों की बात करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये एक बोरिंग मेथड है। क्योंकि बोरिंग मेथड इसलिए है फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप से कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप सभी परेशान हो जाएंगे। यानी कि खुद अकेले पढ़ो, उसे समझो, तो कहीं ना कहीं एक बोरिंग मेथड है,
साथ ही साथ इसमें जो है इग्नोर किए गए हैं 3 स्किल्स। इसमें ये कहा गया है कि ओनली अगर रीडिंग कर लेते हैं तो बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे और लिसनिंग, ठीक है। तो इन तीनों को जो है इन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, तो ये एक डिमेरिट्स है इसकी, यानी कि दोष है, ठीक है। तो ये हमने 4, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑडियोलिंगल मेथड है। सबसे पहले तो आप सभी ये समझिए, जो आपका ऑडियोलिंगल मेथड है, इसे हम और भी नाम किन किन नेमों से, मेथड, आर्मी मेथड और ऑरल और ऑरल मेथड, तो इन 3 नामों से हम इसे जानते हैं, ठीक है। और सिंपली अगर हम बात करें तो इसे जो है ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाता है और ना ही कुछ। इसमें वाक्यांश के द्वारा आप सभी जो भी फ्रेजेज होते हैं इसके थ्रू आप सभी को पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ए टीचिंग मेथड दैट फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसका जो टारगेट है, इस पे जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, सुनने और बोलने पर, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि नो यूज मदर टंग, इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश मेथड। क्या है, जब मदर टंग का यूज नहीं होगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप सभी को इस मेथड में पढ़ना होता है, ठीक है। साथ ही अगर बात की जाए, देखिए टीचर्स यूज डायलॉग्स जो इन द दिस मेथड। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जो भी टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। पहले तो एक पूरी क्लास को समझाएंगे, जो भी है इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, स्पीकिंग एंड लर्निंग। उसके बाद से एक स्मॉलर ग्रुप को, यानी कि पहले पूरी क्लास को, फिर एक छोटी सी ग्रुप को, फिर इंडिविजुअली यानी फिर अकेले। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीनों तरीके से इस मेथड में आप सभी को समझाया जाता है, आप सभी को पढ़ाया जाता है। तो जो बहुत मतलब इसमें जो है यही सबसे अच्छा है टीचर्स के थ्रू, कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं और सभी को समझ में आए उस तरीके से पढ़ाया जाता है इस मेथड में। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें बात की जाए, इन दिस मेथड ऑल स्किल्स और गिवन अटेंशन, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए कहा जा रहा है कि इन दिस मेथड ऑल स्किल्स गिवन अटेंशन, ठीक है, सब पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है कहा गया है, वो कहा गया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट, जो लर्नर विल बी कॉपी ऑफ द टीचर, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ जो भी आपके फ्रेजेज, यानी कि फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस। अगर आपको वाक्यांश के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कोई भी इंग्लिश वर्ड या फिर कहीं बहुत ज़्यादा, तो एक आपको फ्रेजेज यानी कि वाक्यांश, सेंटेंस पूरा आप सभी को बताया जाएगा, उसके थ्रू पढ़ाया जाएगा और बार बार आप सभी को रिपीट कर के पढ़ाया जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे से सीख सको। तो इसमें ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगर हम इसमें देखिए, ये इट्स मैकेनिकल मेथड, ठीक है, ड्रिल। उसके बाद से अगर हम इसके दोष की बात करें, तो दोष ये है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग मेन फोकस, इस पर जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इसके जो दोष हैं वो है कि नॉट रीडिंग एंड राइटिंग, इस पर जो है फोकस रीडिंग एंड राइटिंग पर नहीं करा जाता है, ओनली स्पीकिंग एंड जो है लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। उसके बाद से इसमें एक और दोषपूर्ण बात यह है कि नॉट फोकस ऑन वैक्युलरी, यानी कि जो फोकस है वो वैक्युलरी पर नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, और लोअर क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बार ही आप देख लीजिए, और ये आपके 5 जो है आप देख सकते हैं अप्रोचेस, जो कि इंग्लिश सीखने के थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके अब उसके बाद से आपके जो बचेंगे वो आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच, और भी 2-4 हैं, तो वो भी आप सभी को करा दिए जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमने 5 अप्रोचेस डिस्कस कर लिया है। अगर क्वेश्चंस की बात करें फ्रेंड्स, जो भी आपके प्रश्न है अगर पूछ दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नो एज, मतलब डायरेक्ट मेथड को आप और किस नामों से जान सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सिंपली कह सकते हैं, हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड को अगर दे दिया जाए आप में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड,
या फिर लिंगुअल मेथड। तो आप सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड के जो नेम्स हैं वो जाने थे कि डायरेक्ट मेथड जो है आपका जो भी अदर नेम है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट मेथड के। अगर हम अदर नेमों की बात करें तो फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप सभी के पूछ दिए जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब पूछा, अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर, सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो स्किल्स आर पूछा जाए, तो आप सिंपली कह सकेंगे कि रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो आई होप कि अब देखिए, अगर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। मैंने आप सभी को बताया था कि किसके रिएक्शन पर डायरेक्ट मेथड आया था, तो जीटीएम मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्टेड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड, या फिर ट्रांसलेशन कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर पर्शियन मेथड, ये सारे नाम जीटीएम हैं। तो आई होप कि अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ दिया जाए इन सारे स्किलों में से प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये जो है प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो पूछा गया था आपका बीटीसी 2018 में, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपके जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं, और इससे बाहर आप सभी को फ्रेंड्स नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी क्लासेस हो वो ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न डिस्कस करें, क्योंकि मात्र अभी आपके पास आपका ऐसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछेगा आपका और हर बारी पूछता है कि राइट ए लेटर, यानी कि लेटर लिखने को बोलेगा, और योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग, मतलब वो लड़की है तो हिम, लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। ठीक है, ऐसे यूज करेगा। तो आप कैसे जो है उसे अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे अपने बर्थडे में, आप सभी को ये लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, एग्जामिनर सब कुछ नहीं पढ़ता है, बस आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मेट क्या है। ये नहीं कि आप अप्लीकेशन और लेटर एक तरह, आपने कभी भी देखा है जो हमारा अप्लीकेशन होता है, जो एड्रेस होता है वो यहाँ होता है, लेकिन जो हमारा लेटर होता है, ठीक है, वहाँ जो है इसमें एड्रेस सबसे पहले फिलअप करा जाता है, उसके बाद से हम जो भी है लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं उसको हम उसका नाम लिख सकते हैं डियर शुभम। उसके बाद से आई ग्लैड टू इन्फॉर्मो, मतलब इन्फॉर्म यू। और देखिए, इसे जो है आप बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करिए, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। जब आप इसे भी एक दो बारी रिवाइज लेटर लिखने का करेंगे ना, और लेटर कैसे लिखा जाता है हमने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा का आप सभी को प्रयोग करना है, और आपको यहाँ अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए स्पेलिंग, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु इसमें गलती करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो भी आपका नाम, या नाम नहीं लिखना है, XYZ या फिर किसी और का नाम, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेटर हो गया। वहीं अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ इन्फॉर्मिंग अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट योर लीव। ठीक है, तो इसमें ये 3 डेज़ का जो है छुट्टी मांगा जा रहा है एक प्रशिक्षु द्वारा प्रिंसिपल से। ठीक है, तो क्या होगा इसका हम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हमारा टू लिखेंगे, ये तो आप सभी को सिंपली पता है, और उसके जस्ट नीचे साइड में हम लिखेंगे द प्रिंसिपल डायट आगरा यूपी, है ना। जो भी कॉलेज या फिर वैसे ही आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल की आप सभी स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, याद करने के लिए ना आप जो वर्ड लिखा वैसे ही पढ़िए। आप सभी को भी प्रिंसिपल पता है, लेकिन याद जब मीनिंग्स हमारी एक एक याद रहेंगी तो और भी बेटर रहेगा। और जो भी एग्जामिनर है बस यही पॉइंट देखता है कि आपका जो ये फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं, और जो आपने ये लिखा है वो सही है कि नहीं। उसके बाद से सर या फिर मैम आप लिख दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद से आप रिक्वेस्टिंग आई बेग टू से, अब हर आपने देखा होगा यहीं से स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट की जा रही है आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि आप देख सकते हैं पिछले नाइट से इनको बुखार का जो है, मतलब बुखार है। ठीक है, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक 3 days रेस्ट, डॉक्टर की एडवाइस है कि मुझे 3 दिन रेस्ट करना चाहिए।
ठीक है। तो इसी को लेकर ये लेटर में जो भी है आप सभी को लिख देना है आई देयर और आई रिक्वेस्ट ग्रांट मी 3 days लीव ऑन एब्सेंस फ्रॉम डाइट फ्रॉम टुडे। तो ये जो है आप सभी का हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप सभी को मेंशन करना है और ये आप सभी को अच्छे से इसका 1 मिनट स्पेलिंग याद रख लीजिए ताकि वहाँ कोई गलती ना हो। 1-2 बार आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा एप्लीकेशन का और लेटर का। अदरवाइज अगर इससे पूछता है कंपोजिशन पूछता है तो फ्रेंड्स पूछेगा तो आप सिंपली उसे वर्ड बाय वर्ड बनाकर लिख सकते हैं और बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट करके आप, इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश में कभी भी अगर आप ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस कर दिए होंगे ना, ग्रामर अगर आपको पता होगा तो आप कुछ भी पूछे आप अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में उससे बनाकर ग्रामर के थ्रू लिख सकते हैं। और ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट के ही पूछे जाते हैं, डिड वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश भी डिड वाले ही बोले जाते हैं, पास्ट वाले ही कि मैंने ये किया था, मेरा एग्जाम ऐसा था, मैंने इतने प्रश्न किए थे। तो पास्ट को आप सभी अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप एक इसे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके टाइप के जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो बहुविकल्पीय आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। और फर्स्ट प्रश्न जो फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड, यानी कि कंजक्शन के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के कंजक्शन पाए जाते हैं मुख्यतः। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 या फिर 4। वैसे तो कंजक्शन जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया गया है उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताना है। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग और आपका करलेटिव, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कंजक्शन 3 टाइप यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक और भी आ जाता है उसमें एडवर्बियल, ठीक है, तो 4 प्रकार का हो जाता है। तो ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 और देख सकते हैं क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, यानी कि रिएक्शन जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो किस टीचिंग इंग्लिश मतलब किसके टीचिंग मतलब कौन सी ऐसी अप्रोचेस थी जिसके रिएक्शन पे डायरेक्ट मेथड का आगमन हुआ, ठीक है, कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं जीटीएम मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन की बात करता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये डिडक्टिवली होता है तो ये अनडिडक्टिवली होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट मेथड समझ गए तो आपका जीटीएम मेथड आसान हो जाएगा, अगर आप जीटीएम मेथड समझ गए तो आपका डायरेक्ट मेथड आसान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वह स्कूल नहीं जाती है, इसका आप सभी को ट्रांसलेशन बनाना है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपके सामने अभी स्क्रीन पर है और आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सभी की तैयारी कैसी है और आप सभी ने इतने में से कितने प्रश्न आप सभी ने किए। सी नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गो टू स्कूल, सी नॉट गो टू स्कूल, ऑल द एबव। फ्रेंड्स वह स्कूल नहीं जाती है, नहीं कभी भी आए, तो आप सभी को पता होना चाहिए नेवर का हम यूज करते हैं। नहीं जाती है तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, ये आपका है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो वह स्कूल नहीं जाती है, तो नहीं जाती है यानी कि स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ सी रखेंगे। नहीं का नेवर हो जाएगा, गो का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ेगा तो गोज हो जाएगा टू स्कूल। सी नेवर गोज टू स्कूल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4, he did not write a letter, which type sentence, he did not write a letter,
ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये कौन सा सेंटेंस है? आप सभी से पूछा जा रहा है तो डिड नॉट लगा है फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका है नेगेटिव, ठीक है। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, और ये नकारात्मक आपका सेंटेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए स्पेशली मैंने राइटिंग के थ्रू, ठीक है, तो आप ज़्यादा राइटिंग मत देखिएगा, आप सभी इस पर फोकस करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, टीवी इज TLM इंग्लिश टीचिंग विच टाइप ऑफ TLM दिस, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंग्लिश टीचिंग विच टाइप ऑफ TLM दिस। तो फ्रेंड्स जो आपका टीवी है आप उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टीचिंग मटेरियल जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियो एंड वीडियो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर के पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और बोल दिया जाएगा आप इसे पास्ट में चेंज करें, परफेक्ट में चेंज करें। तो देखिए राम राइट्स ए लेटर, तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का नाम आते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ और हैव का होता है और इसमें हम थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका सेंटेंस जो है राम राइट्स ए लेटर, तो फ्रेंड्स इसको हम ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईएस जुड़ा है, ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हैव या फिर हैज, तो राम हैज। उसके बाद से वर्ब यानी कि आपका वर्ब होगा, इसमें यह जोड़ा है, तो जब परफेक्ट में आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ रिटेन हो जाएगा, ठीक है। राइट्स का जो है राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाता है ए लेटर, यानी कि राम हैज रिटेन ए लेटर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नियम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंड्स करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ दिया गया है और एक सेंटेंस जिसे आपको करेक्ट करना है, इसमें कुछ गलतियाँ दी गई हैं। तो श्याम प्रेफर्स कॉफ़ी दैन मिल्क, तो आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ दैन मिल्क क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ 2 मिल्क लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करेक्ट करने के लिए आंसर आप सभी को दिए जाएंगे और प्रीपोजिशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप सिंपली सारे प्रश्न बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से एक बारी चेंज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से एक बारी आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया है और फ्रेंड्स देखिए ये आपके बहुविकल्पी में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। ही वेंट टू आगरा स्टरडे, वेंट किस में लगता है फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ठीक है। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट मतलब फ्यूचर एंड प्रेजेंट में जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, लेकिन एक पास्ट ही है जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वो भी इंडेफिनिट में। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद से आपका कंटिन्यूअस जो भी मतलब आ जाए तो इसमें हमें कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप सभी को पता है कंटिन्यूअस में पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होगा सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद से आपका जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी जुड़ेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या जाना था, आप सभी ने देखा कि ये वेंट जो है गो का यानी कि गो वेंट गॉन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। तो ही वेंट टू आगरा स्टरडे, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट ही कंटिन्यूअस में बदलना है, तो वाज और वेयर का तो ही हमारा क्या है, तो एक बंदा है उसके बारे में बात की जा रही, तो यहाँ वाज रहेगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे वहाँ वेयर रहेगा। तो ही वाज गोइंग, वेंट का जो है फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गो हो जाएगा और कंटिन्यूअस में रहा है, रही थी, रहे थे, ठीक है।
तो इसमें ING जुड़ेगा, टू आगरा स्टडी। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट 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 मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये आपका सबसे पहले कहाँ यूज होता है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है हमारा हैज़ बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, जहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग दी होती है वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज फोर का प्रयोग करा जाता है। जैसे कि यहाँ दे रहा है मॉर्निंग, शाम, दोपहर, तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिंस यहाँ फिलअप किया जाएगा। अगर ये दिया होता कि 2 घंटे से या फिर 3 घंटे से या फिर इतने दिन से, है ना, तो फिर वहाँ 4 लगा देते हम। लेकिन जब डेट एग्जैक्ट होती है और मॉर्निंग, शाम, दोपहर भी आप सभी का टाइम एग्जैक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है चेंज। आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है और बोला गया है कंपाउंड सेंटेंस में इसे चेंज करना है। सेंटेंस देख सकते हैं, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, है ना। तो अब आपको कंपाउंड, तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करा जाता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं ही इज़ नॉट, और इससे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड आप सभी को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ही इज़ नॉट मतलब यह जो है ईमानदार के साथ साथ आल्सो जेंटल यानी कि विनम्र व्यक्ति है। ठीक है, सज्जन व्यक्ति है, तो आप सिंपली कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पैसिव वॉइस से रिलेटेड कि चेंज पैसिव वॉइस। आप सभी को एक बोलेगा कि चेंज फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो आपको क्या करना है देख सकते हैं, लॉर्ड राम किल्ड रावण। ठीक है, तो आपको बनाना है के द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता है पैसिव वॉइस में देखिए रावण वाज किल्ड बाई लॉर्ड राम, यानी कि जो है भगवान राम द्वारा रावण को मारा गया था। ठीक है, तो ऐसे हम बाई का प्रयोग मतलब के द्वारा, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से। लेकिन हम इसमें बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये आ जाता है और आप सभी के बहुत सारे क्वायरीज पे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। और DLED 2020 में ये पूछा गया था, राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि कोविड-19 के बारे में आप सभी को लगभग 50 वर्ड्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत मतलब कोविड-19 जो कि अभी भी है, ठीक है, ये एक महामारी, तो आप सभी को हिंदी में तो सिंपली पता होगा कि ये बहुत ही डेंजर डिसीजेज है। ठीक है, और इसकी वजह से पूरे देश में यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं रहा, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहा कि इस महामारी से बचा हो। और तो और भारत भी जो है इस महामारी के चपेटे में आ गया, इसमें लाखों लोग जो है इसके शिकार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ पॉइंट करके आप सभी को लिखना था, जैसे कि कुछ लिखे हैं हमने, देखिए, कोविड-19 इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेज ऑफ 21 सेंचुरी। ठीक है, यानी कि कोविड-19 जो है एक ऐसी महामारी 21वीं शताब्दी की जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, अपने में ही आप कह सकते हैं। और आप सभी को सिंपली, आप सभी इससे गुजरे हैं तो आप सभी को सिंपली पता होगा। ठीक है, तो ये 21वीं सेंचुरी की शताब्दी की कोविड-19 जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, इट इज़ एन एपिडेमिक and has taken the lives of millions of people all around the world. It is an, देखिए, इस महामारी से has taken the lives यानी कि लाखों लोग जो है millions of people all around इसके चपेटे में आए, है ना। सारे कंट्री के द वर्ड इसमें यूज किया गया है और आप सभी को सिंपली पता है। और साथ ही साथ इंडिया इज आल्सो इफेक्टेड बाय दिस डिसीज, यानी कि इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया भी इस महामारी से, इस डिसीज से जो है
अछूता नहीं रहा है, अफेक्टेड रहा है ये भी, ठीक है। इंडिया इज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिसीज, नो कंट्री इज लेफ्ट अनअफेक्टेड बाय दिस, मतलब देखिए एपिडेमिक, यानी कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं रहा है लेफ्टेड, यानी कि लेफ्ट अनअफेक्टेड, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बचा जिस पर इस महामारी का इफेक्ट ना हुआ हो। टिल टुडे इट्स इनक्रूवल एज नो इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस क्रू हैज़ नॉट, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो लक्षण है वो आप हल्का बुखार, उसके साथ खांसी, ठीक है, हृदय, तो कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 50 वर्ड्स में लिखना है तो बस आप सभी पॉइंट टू पॉइंट करके लिख देंगे ना, तो फ्रेंड्स आप सभी को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने बस इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी फिर से आप सभी को हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 मॉडल पेपर आप सभी को करवा दिया जाए, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आएगा तभी आगे की वीडियो आएगी, अदरवाइज बस, ठीक है। तो बाकी आप सभी सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।